एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन से हैं? आईआईटी मतलब पिछले 10 साल के अंदर आईआईटी में 2 या 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, और मेडिकल में भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। तो एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन से, एक बार नोट कर लेंगे। किसी को पता है कि नहीं? किसी को भी तुम में से पता है कि नहीं? चलो देखेंगे वो, ये नोट कर लेना आप। ये देखना 11 एलिमेंट्स हो गए ना। ये 11 एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होती है? एम्फोटेरिक। ये 11 एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होती है? एम्फोटेरिक। तो नोट कर लेंगे। इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है ना, वो मैंगनीज का है। मैंगनीज +4 में होता है एम्फोटेरिक। MnO2, MnO2, जैसे MnO2 एम्फोटेरिक है, लेकिन MnO की बात करें तो बेसिक है। Mn2O3 की बात करें तो बेसिक है। Mn2O7 की बात करें तो एसिडिक है। तो इसमें सिर्फ Mn+4 है जो एम्फोटेरिक है। जैसे टिन है, टिन की 2 स्टेट्स है, SnO, SnO2, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक। जिंक की एक ही फॉर्म है, ZnO, एम्फोटेरिक। Be की एक ही फॉर्म है, BeO या BeO ट्वाइस, एक ही बात है। ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या है? बेसिक। ठीक है ना, दोनों क्या है? बेसिक। एल्यूमिनियम की AlO ट्वाइस, बेसिक ओ एम्फोटेरिक। ये सब एम्फोटेरिक की फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, सही ना? ये सब किसकी फॉर्म है? एम्फोटेरिक की। ये एम्फोटेरिक की फॉर्म है, तुम्हें याद करना है ये पूरा। सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए ढंग से, है ना? ये सारे एलिमेंट्स बिल्कुल ढंग से याद होने चाहिए। मैं इसका एक निमोनिक बता रहा हूँ, तुम्हें निमोनिक चाहिए तो निमोनिक से याद कर लेना। नोट कर लेंगे एक बार ये। जैसे सुनो जनाबे, सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से को अलग कर देना, मन से गाते हैं अलग कर देना, ऐश करते हैं। सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं। तो 11 एलिमेंट्स हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंगनीज के बारे में पूछते हैं तो MnO2 बताना, +4 स्टेट में। क्रोमियम के बारे में पूछते हैं तो क्रोमियम का +3, Cr2O3, ये एम्फोटेरिक। मैंगनीज और क्रोमियम जरूर याद रखना। और भी डिटेल्स है इसकी, जितना बताना है इससे तुम्हारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। नहीं तो मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिटेल दूंगा इनकी। याद कर लोगे इसको, 20 बार 25 बार मन में बोलना, याद हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन जब निमोनिक बोल रहे हो तो साथ में सिंबल भी बोलते रहना एलिमेंट का। सुनो, सुनो बोला तो SN, जनाबे, जनाबे में 2 आ गए, ZN और BE, समझ गए कि नहीं? है तो इस तरह से याद कर लेना इसको, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन काफी बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला तुम्हें, ये वाली हेलाइड्स CuF, TiF2 और CuI2, FeI3, इनमें से कौन सी एग्जिस्ट करेगी? इनमें से कौन सी एग्जिस्ट करेगी? किसी को बोलना आंसर इसका? बोलो।
आर्यन, और किसी को? आन्या, अर्नव, बॉबी, हाँ आन्या बोलो। चलो सुन लेंगे एक बार। इसमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो ये क्यों एग्जिस्ट, क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बोर्ड में भी। CuF क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि फ्लोरीन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमेशा दूसरे एलिमेंट की हाईएस्ट स्टेट लेके आएगा, इसलिए CuF2 एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि CuF2 एग्जिस्ट बट नॉट CuF, दो कॉपर कैन शो प्लस वन स्टेट। TiF2 में भी फ्लोरीन है तो वो टाइटेनियम की हाईएस्ट स्टेट शो करेगा +4 में, TiF4 ये एग्जिस्ट करेगा। CuI2, अब CuI2 में I- जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो मेटल की लोअर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। FeI3 में भी Fe की स्टेट +3 है, जबकि I- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आयरन +3 से +2 में ले आएगा, FeI2 एग्जिस्ट करेगा। समझ गए कि नहीं? है जैसे एक क्वेश्चन है, आयरन जो है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ और बनाएगा क्या, FeCl3 की FeCl2? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन रिएक्ट्स FeCl2 विद एक्वस HCl, Cl2 FeCl2 बनाता है, FeCl3 नहीं बनाता, जबकि Fe3+ ज्यादा स्टेबल होता है, आर्गन 3d5 है उसमें, तो इसमें FeCl2 क्यों बनाता है? सर क्लोरीनो से नहीं लेके आ पाता Fe3+। नहीं, इसमें ना आयरन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हुआ ना यहाँ पे, और हाइड्रोजन कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। अच्छा, इस वजह से FeCl2 बनता है, FeCl3 नहीं बनता। जो भी Fe+3 बनेगा भी तो वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी में एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन। आयरन रिएक्ट विद एक्वस HCl टू फॉर्म FeCl2 नॉट FeCl2। तो ये हाइलाइट दे रखा है एक टॉपिक, उसको भी पढ़ना है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। चलो ये यहाँ पे खत्म हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैंने करा दिए तुम्हें। जैसे एक क्वेश्चन और था, D1 कन्फिग्रेशन अनस्टेबल क्यों होती है? D1 कन्फिग्रेशन इज अनस्टेबल इन ट्रांजिशन मेटल्स, क्या रीजन होगा इसका? D1 कन्फिग्रेशन इज अनस्टेबल इन ट्रांजिशन मेटल्स। क्या रीजन आएगा? क्योंकि आफ्टर लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो आर्गन 3d1 है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कौन सी स्टेट आ जाएगी? नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगी, बिकॉज आफ्टर लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट विल एक्वायर स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन, स्टेबल नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन। आफ्टर लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट विल एक्वायर स्टेबल नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन, इसीलिए अनस्टेबल है, सही ना? इसीलिए क्या है, ये अनस्टेबल। तो ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है डिस्कस किए साथ साथ। कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाई? सही ना? टू ऑक्सो आयंस इन विच oxo anions in which group number is the same as oxidation state। ये कराए हुए क्वेश्चंस मैंने, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के करने हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट करना है आगे। नेक्स्ट अब है नेक्स्ट अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैंने कैटलिस्ट प्रॉपर्टी करा दी। चलो कैटलिस्ट अभी नहीं कराई, शायद कैटलिस्ट करा दी क्या प्रॉपर्टी? नो सर। नहीं कराई। चलो एक बार इंटरस्टिशियल कंपाउंड कर लो, छोटा सा है ये टॉपिक। अभी ये प्रॉपर्टी छोटी छोटी रह गई है, जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन और कैटलिस्ट, इस टाइप से छोटे छोटे रह गए हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। तो पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के होते हैं। इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन चैप्टर में भी थोड़ा बहुत मैंने बताया। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें जो इंटरस्टिशियस पे जो खाली जगह रह जाती है ना, इंटरस्टिशियस में ट्रांजिशन मेटल्स के पास बहुत सारे वॉइड्स होते हैं ऐसे, ये ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स के बाद बहुत सारे वॉइड्स होते हैं। ये वॉइड्स दिख रहे हैं ना तुम्हें बीच में, ये इंटरस्टिशियस, ये वॉइड्स हैं। ये क्या है? वॉइड्स हैं जहाँ पे छोटे एटम्स, जहाँ पे जैसे अगर मैं टंगस्टन लग देता हूँ, यहाँ पे टंगस्टन 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 टंगस्टन, हर जगह टंगस्टन एलिमेंट है, और यहाँ पे छोटे
दूसरी जगह पे जो है कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, तो ये टंगस्टन कार्बाइड बन गया। क्या बन गया? टंगस्टन कार्बाइड। तो ये एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल दे हैव लार्ज नंबर ऑफ वॉइड्स इन देम, खाली जगह है। ट्रांजिशन मेटल दे हैव लार्ज नंबर ऑफ वॉइड्स इन देम वेयर स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन रह गया, बोरोन पहले लिख देना ताकि सीक्वेंस में याद रहे। दे ऑक्यूपाई स्पेसेस। Transition metals they have large number of voids in them where small atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen, oxygen occupy spaces. Metal they form very weak van der forces with them. Bonds नहीं बनते हैं, weak van der forces के थ्रू ये अट्रैक्ट हो जाते हैं अंदर। Resulting compound is called as interstitial compound. ये इसकी definition है। क्या definition है? Transition metals they have large number of voids in them where small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, boron occupy spaces and the metal it attracts these atoms by weak van der forces. Resulting compound is called as interstitial compound. Resulting compound is called as interstitial compound. और इसकी एग्जांपल जैसे Fe3H, Fe3H हो गया, Fe.95O हो गया, Fe.95O तुम्हें याद होगा, मैंने पढ़ाया हुआ ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्यों है ये। Mn4n हो गया, Mn4n, Fe3 सीमेंटाइट, Fe3C हो गया, TiH2 हो गया, या TiH 1.5 से 1.8 तक, इस तरह से बोलते हैं, वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो ये सब क्या है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एग्जांपल भी करनी है, यानी कि एग्जांपल भी करनी है। ये सब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है। मेटल इनके साथ वीक वंडर फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्ट होता है, मेटल इनके साथ वीक वंडर फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्ट होता है। अच्छा, अब इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एज इट इज आईआईटी मेंस पेपर में आई थी और चारों की चारों ट्रू प्रॉपर्टी थी। जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं हार्ड और रिजिड, जब खाली स्पेस भर गया तो ये हार्ड और रिजिड हो जाएंगे, पहली प्रॉपर्टी। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हायर एमपीबीपी, हायर एमपीबीपी एंड डेंसिटी भी कह सकते हैं, एंड डेंसिटी बढ़ जाती है। बस हाइड्रोजन जब आता है ना, हाइड्राइड्स होती हैं, जो हाइड्राइड्स होती हैं, हाइड्रोजन आने से ना मेटल एक्सपैंड कर जाता है, उसके इसमें डेंसिटी कम भी हो सकती है और कम ही होती है ज्यादातर। इन केस ऑफ हाइड्राइड्स density decreases, in rest all the cases density will increase. Higher MPBP and density, conductivity होती है सेम एज दैट ऑफ मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल को लूज करने हैं तो वो तो सेम रहेगा हमेशा, कनेक्टिविटी सेम एज मेटल। एक प्रॉपर्टी और है, हार्ड एंड रिजिड लिख दिया, हायर MPBP एंड डेंसिटी। हाँ, एक्वायर केमिकल इनर्टनेस, केमिकली इनर्ट हो जाता है, दे आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट, दे आर केमिकली इनर्ट। क्लियर हो गया कि नहीं ये? तो ये ट्रांजिशन मेटल्स, ये थे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और उनके फीचर्स और एग्जांपल, फीचर्स और एग्जांपल ये सब करना है इसके अंदर। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी सब रहती है इसके अंदर। ये मत सोचना कि मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी मींस B10 into शीट्स, वो सेम प्रॉपर्टी है और ज्यादा अच्छी हो जाती है उल्टा, B10 into शीट्स। डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो प्रॉपर्टी सब इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट सब नोट करना है क्वेश्चन अगला, ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस? तुम्हें पता होगा ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे CuNH3 2 पॉजिटिव, सही ना, स्विट्जर्स रीजन भी कहते हैं इसको। इसके अलावा K3CONO2 6, इसको फिशर्स सॉल्ट कहते हैं, फिशर्स सॉल्ट। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं, याद करने वाला पोर्शन भी करना है तुम। उसको स्विट्जर्स रीजन कहते हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सारे पढ़े होंगे तुमने। AgNH3 2Cl, ये सब क्या है? ये सब, इन सब में सेंट्रल एटम क्या है? ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दो मेन रीजन तो सब में होने ही चाहिए। दो मेन रीजन, स्मॉल साइज, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्मॉल साइज, जेड इफेक्टिव वेरी हाई, जेड इफेक्टिव हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और तीसरी एडिशनल प्रॉपर्टी है इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी आती है जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जहां पे प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जहां पे ये लिगेंड से, जैसे NH3, जैसे NO2, इनसे इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल दे हैव लार्ज नंबर ऑफ वॉइड्स इन देम
और सॉरी ट्रांजिशन मेटल्स जो है इनका जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसकी वजह से है? एक तो इनका साइज छोटा होता है, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर पेपर में जरूर लिखना है, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर? प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, इनके पास खाली जगह होती है, इस वजह से दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट अब है ये हो गया एलॉय फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, ट्रांजिशन मेटल दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एलॉय। तुम्हें पता होगा ब्रास है एलॉय, जैसे कॉपर और जिंक का, सही ना? ब्रास एलॉय किसका है? कॉपर और जिंक का। और इसके अलावा ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन का। सोल्डर, इसमें चलो ट्रांजिशन मेटल नहीं है लेकिन फिर भी एलॉय, ये भी एलॉय बनाते हैं। टिन और लेड दोनों 50-50%, दोनों 50-50%। अगर मरकरी का एलॉय है, ध्यान रखना, मरकरी का एलॉय है तो एमेल्गम वर्ड यूज करना, मरकरी एलॉय तो एमेल्गम वर्ड यूज होता है। जैसे जिंक एमेल्गम, मैग्नीशियम एमेल्गम, ये जब भी मरकरी का एलॉय होगा तो एमेल्गम वर्ड यूज होगा। सोडियम एमेल्गम, मैग्नीशियम एमेल्गम, जिंक एमेल्गम, ये यूज करते हैं वर्ड। और अगर एलॉय जिंक का है, जिंक का कोई भी एलॉय है तो स्पेल्टर वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, स्पेल्टर वर्ड यूज करते हैं, है ना? जिंक के एलॉय के लिए स्पेल्टर, मरकरी का एलॉय हो गया, जिंक का एलॉय हो गया, आयरन का एलॉय है तो स्टील, स्टील। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछते हैं, जिंक का एलॉय स्पेशली पूछते हैं क्योंकि कम लोगों को पता होता है। जिंक के एलॉय को स्पेल्टर कहते हैं, है ना? जिंक के एलॉय को क्या बोलते हैं? स्पेल्टर। तो ट्रांजिशन मेटल्स बहुत सारे एलॉयज क्यों बना रहे हैं? व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स दे आर फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज? रीजन, एलॉय बनाने के लिए जो साइज में डिफरेंस है ना, वो लेस देन 15% होना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे की लैटिस साइड को, जैसे कॉपर, जैसे कॉपर और जिंक है, ब्रास में है ना कॉपर और जिंक, साइज में डिफरेंस, यहाँ पे कॉपर आ रहा है, यहाँ कॉपर, यहाँ कॉपर, यहाँ कॉपर, यहाँ कॉपर हटा के जिंक लगा दिया, कॉपर कॉपर, यहाँ जिंक लगा दिया, यहाँ कॉपर कॉपर जिंक लगा दिया, इस तरह से। तो जिंक और कॉपर की लेटिस साइड में डिफरेंस कम होता है। अगर साइज डिफरेंस लेस देन 15% है तो एलॉय फॉर्मेशन हो सकता है। तो यही रीजन है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस, सो इन द मोल्टन स्टेट दे आर इजीली मिसिबल विद ईच अदर। इसलिए मोल्टन फॉर्म में एक दूसरे की लेटिस साइड या ऑक्यूपाई कर सकते हैं, दे आर इजीली मिसिबल विद ईच अदर। समझ आ गया कि नहीं? ये एग्जैक्ट वर्ड लिखना है इसके अंदर, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉयज। कोई डाउट किसी को? किसी को पूछना है कुछ? व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉयज? आर्यन? नो सर, आ गया समझ में। हाँ, तो इसको करते रहना साथ साथ। चैप्टर को, थ्योरी वाले चैप्टर को जल्दी जल्दी निकालो बिल्कुल एकदम। मैं एक दिन किसी दिन ना, जैसे मैंने पॉलीमर्स पढ़ाया था तुम्हें, ऐसे एक चैप्टर और है तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, मैं शायद इसको भी ले लूंगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वो भी एक ही दिन में खत्म करना है मेरे को। और कई बच्चे भी साथ साथ खत्म भी कर रहे हैं, 3-4 बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था कि उन्होंने खत्म कर लिया है, पॉलीमर्स खत्म कर लिया है, बायोमोलिक्यूल्स भी ट्राई कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगा पूरा ढंग से, लेकिन जो छोटे चैप्टर्स हैं वो जल्दी खत्म होंगे तो फिर फायदा मिलेगा, और जून में खत्म करो जरूर जरूर। नेक्स्ट अब नोट करना आगे। एलॉय फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। अब कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट, हाउ ट्रांजिशन मेटल्स दे एक्ट एज कैटलिस्ट। हाउ ट्रांजिशन मेटल्स, ज्यादातर एक्शन तुम जो भी सोचोगे तो उसमें ट्रांजिशन मेटल्स ही कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोसेसेस, सारे प्रोसेस तुम्हें याद करने हैं। हेबर्स प्रोसेस, N2+3H2 gives 2NH3। इसमें आयरन की ऑक्साइड्स या आयरन होता है कैटलिस्ट। ये हेबर्स प्रोसेस है, याद कर लेना जरूर हेबर्स प्रोसेस। ये मैट्रिक्स मैच में आया हुआ है आईआईटी के अंदर, और ये इसमें भी नीट में। आयरन की ऑक्साइड या आयरन कैटलिस्ट होता है। मोलिब्डेनम होता है प्रमोटर, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे होता है पॉइजन, जो अमोनिया को बनने नहीं देगा। डेल्टा एच रिएक्शन का होता है नेगेटिव, डेल्टा एच रिएक्शन का नेगेटिव होता है। टेम्परेचर चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए 723 केल्विन। प्रेशर चाहिए होता है 200 मेगा पास्कल, 200 मेगा पास्कल। ये कंडीशन सारी पता होनी चाहिए हेबर्स प्रोसेस के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। आयरन कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम प्रमोटर, सीओ पॉइजन, रिएक्शन एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर 723। देखो टेम्परेचर
तब भी तुम्हें लग रहा होगा ज्यादा है ये, लेकिन इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर ये नॉर्मल है। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब टेम्परेचर लो होना चाहिए ना, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लेकिन इतना टेम्परेचर नहीं देंगे तो N2 और H2 के बॉन्ड ही नहीं टूटेंगे। और 200 मेगा पास्कल क्या है? प्रेशर, 200 मेगा पास्कल प्रेशर है। तो ये था हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, पहला एग्जांपल जिसमें आयरन कैटलिस्ट का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल 2SO2 plus O2 gives 2SO3 और V2O5 कैटलिस्ट है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे वेनेडियम आ गया ना, वेनेडियम ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसमें भी हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके लिए भी टेम्परेचर अराउंड 723 केल्विन ही है, और प्रेशर जो है इसमें 2 बार होता है, प्रेशर 2 बार है। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस आता है। थर्ड थर्ड लेते हैं वो ऑस्ट्रेल मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड। उसका मेन रिएक्शन NH3 plus O2, यहाँ पे भी प्लेटिनम कैटलिस्ट है, 1100 केल्विन का टेम्परेचर रखते हैं, तो NO मिलता है, साथ में H2O, NO में डाल दो हाफ O2 तो मिलता है NO2, NO2 में डाल दो H2O तो मिलता है HNO2 plus HNO3, नाइट्रिक एसिड आ चुका है पार्शियली, HNO3 को गर्म कर दोगे तो HNO3 plus NO बन जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HNO2 को गर्म करेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, HNO3 plus NO बन जाता है, HNO3 plus NO। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन होती है ऑस्ट्रल प्रोसेस से। इसमें भी कैटलिस्ट क्या है? ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। तो तीनों, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरीन। ये सब मैट्रिक्स मैच में पूछे हुए हैं, चारों एग्जांपल मन में बोलो या 5-5 बार लिखो, इसको याद होनी चाहिए चारों एग्जांपल। HCl plus O2, HCl plus O2, Cl2 मिलता है प्लस H2O मिलता है, Cl2 plus H2O और 723 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेजेंस है कैटलिस्ट CuCl2 का, CuCl2 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। ये ऐसे क्वेश्चन आया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन तो डीकॉन्स प्रोसेस, इसका नाम क्या है? डीकॉन्स प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड तो ऑस्टवल प्रोसेस, ऑस्टवल प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया तो हेबर्स प्रोसेस। ये डायरेक्ट करना है तो मैट्रिक्स में पूछा हुआ है। ये 4 एग्जांपल दिया मैंने जहां पे ट्रांजिशन मेटल यूज हो रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, जहां पे ट्रांजिशन मेटल यूज हो रहे हैं एज ए कैटलिस्ट। तो अब कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहे हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में मैं वो भी करवा रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पे चारों एग्जांपल 5-5 बार लिख लेना जरूर। हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑस्टल प्रोसेस, डीकॉन्स प्रोसेस। देखो अब इसके अंदर पहले तो ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट का काम क्यों कर रहे हैं? कोई भी ट्रांजिशन मेटल है कैटलिस्ट का काम क्यों कर रहा है? तो उसका पहला पॉइंट है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसका मैं एक एग्जांपल लूंगा मैकेनिक्स के थ्रू, तब तुम्हें और क्लियर होगा। ट्रांजिशन मेटल्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसकी वजह से ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और बाद में री एमिट कर सकते हैं। वेरिएबल स्टेट्स का मतलब है जैसे आयरन ही था, आयरन किसी एक रिएक्टेंट से बॉन्ड बना के +2 में जाएगा, उसके बाद दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके दोबारा +2 में आ जाएगा, दोबारा आयरन में आ जाएगा। तो वेरिएबल स्टेट्स आती है, इसकी 0 स्टेट आ गई, +2 स्टेट आ गई। या मान लो आयरन +2 स्टेट में था, किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट किया, Fe+3 में गया, वेरिएबल स्टेट आ गई। अब दोबारा दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके ये दोबारा +2 में आ गया। तो वेरिएबल स्टेट्स होने की वजह से ये एनर्जी रिलीज करता है, और वो रिलीज एनर्जी रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को तोड़ने में काम आती है, रिएक्शन थोड़ी जल्दी हुई और उसके बाद दोबारा ये अपनी इनिशियल में आ जाता है। तो पहला पॉइंट यही है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब एंड री-एमिट वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब क्यों? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल्स है, एंड देन दे री-एमिट वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ड्यू टू व्हिच रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स अवेलेबल। पहला पॉइंट ये है, तो ध्यान सुनना, एक वर्ड में लिखना है तो लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल दे हैव वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स सो दे कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है इंटरमीडिएट थ्योरी। किसी ने अगर सरफेस केमिस्ट्री किया हुआ तो उसको पता होगा। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एक, मान लो x+y कोई रिएक्शन हो रही है, xy ये रिएक्शन हो रही है, मान लिया 2 घंटे में हो रही है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में मैंने डाल दिया ट्रांजिशन मेटल, कोई भी ट्रांजिशन मेटल डाल दिया जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो वो कैटलिस्ट
किसी एक रिएक्टेंट से बॉन्ड बनाएगा, वो कैटलिस्ट जो ट्रांजिशन मेटल है ये सी, ये ट्रांजिशन मेटल है, वो किसी एक रिएक्टेंट से बॉन्ड बनाएगा, उससे इंटरमीडिएट मिलेगा XC, उससे इंटरमीडिएट मिलेगा क्या XC, और ये XC रिएक्ट करेगा दूसरे रिएक्टेंट के साथ यानी Y के साथ, फॉर्मिंग XY प्लस कैटलिस्ट इज अनयूज्ड इन द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन 2 मिनट में हो जाएगी। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2 मिनट के अंदर हो जाएगी। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल ने क्या किया? ट्रांजिशन मेटल ने क्या किया? किसी एक रिएक्टेंट से जब बॉन्ड बनाया तो उससे एक इंटरमीडिएट बना, उससे एक इंटरमीडिएट बना जिससे रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी हो गई कम। उससे रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आता है, यहाँ पे टाइम कह लो या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। पहले रिएक्शन ऐसे जा रही थी, अब रिएक्शन कैसे जाएगी? जब ये अब रिएक्शन ऐसे चली जाएगी। तो रिक्वायर्ड पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो गई तो एक ऑल्टरनेट पाथ भी मिल गया, एक ऑल्टरनेट पाथ मिल गया विद लेसर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इससे प्रोडक्ट अब जल्दी बनेगा और रिएक्शन होती जाएगी। समझ आया इंटरमीडिएट थ्योरी की नहीं? ये इंटरमीडिएट थ्योरी समझ आ गई कि नहीं बॉबी? यस सर, आ गया। हाँ, ये कोई डाउट नहीं। दूसरा पॉइंट बता दिया, वाई ट्रांसमिटर एक्टर्स कैटलिस्ट। पहला है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, दूसरा है इंटरमीडिएट थ्योरी। इंटरमीडिएट थ्योरी में मैंने तुम्हें क्या बताया? x प्लस वाई XY बना रहा है, ये रिएक्शन 2 घंटे में हो रही है। मैंने अब इसके अंदर कैटलिस्ट डाल दिया ट्रांजिशन मेटल, वो ट्रांजिशन मेटल क्या करेगा? किसी एक रिएक्टेंट से बॉन्ड बनाएगा, ये बन गया इंटरमीडिएट। दिस इज द इंटरमीडिएट व्हिच इज फॉर्म्ड with a lesser value of activation energy, with a lesser value of activation energy and with alternate path. Now this intermediate formed with lesser value of activation energy will react with the other reactant, due to which product is generated and catalyst is reformed in the reaction. प्रोडक्ट बन जाएगा जल्दी और कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा। और इसको मैंने कर्व के थ्रू प्रूव कर दिया कि पहले रिएक्शन ऐसे जा रही थी और अब रिएक्शन ऐसे जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट था जो ट्रांजिशन कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसका, और बोर्ड में क्वेश्चन क्या आया है? हाउ V2O5 acts as catalyst, हाउ V2O5 acts as catalyst। तो देखो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसके सरफेस पे रिएक्टेंट्स आएंगे दोनों। जब इसके सरफेस पे दोनों रिएक्टेंट्स आ जाएंगे तो अब ये पास आ जाएंगे कि दूर हो जाएंगे? अब ये पास आ जाएंगे, दूर हो जाएंगे? सर पास आ जाएंगे। अब ये पास आ गए ना, पास आने की वजह से अब इनकी कोलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाए क्योंकि इनका कंसंट्रेशन सरफेस पे बढ़ गया। V2O5 के सरफेस पे इनका कंसंट्रेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से इनके बीच में अब कोलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगी। और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। उस प्रोडक्ट की यहाँ पे जो SO3 प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट की इस कैटालिटिक सरफेस पे कोई एफिनिटी नहीं है, इमीडिएटली ये बाहर निकल जाएगा ताकि नए SO2 और O2 आए, दोबारा SO3 बने, वो बाहर निकले, फिर नए SO2 और O2 आए, दोबारा प्रोडक्ट बने और बाहर निकले। प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बाहर निकलता रहेगा क्योंकि उसकी कैटालिटिक सरफेस पे कोई एफिनिटी नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं? ये यही लिख के आना था पेपर में आंसर। हाउ V2O5 acts as catalyst। V2O5 has large surface area on which reactants are absorbed, so their concentration on catalytic surface increases. Effective collisions become much more faster or better, hence products are formed more frequent। इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाती है कैटलिस्ट के थ्रू। इस तरह से 3 पॉइंट बताए मैंने इसके अंदर। पहला वेरिएबल स्टेट्स, दूसरा इंटरमीडिएट थ्योरी, तीसरा लार्ज सरफेस एरिया। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों करने हैं, कोई भी मिस नहीं करना है इसके अंदर। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ डाउट हो वो पूछना हो, किसी को कोई डाउट है या पूछना किसी को? नो सर। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब इसमें जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड आयन एंड परसल्फेट आयन is catalyzed by Fe3+। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड आयन एंड परसल्फेट आयन is catalyzed by Fe3+, एक्सप्लेन।
देखो I माइनस की रिएक्शन हो रही है पर सल्फेट आयन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe3+, तो I माइनस गया I2 में, S2O8 2 नेगेटिव गया, SO4 2 नेगेटिव। इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे। देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, Fe3+ रिएक्ट करेगा किसी एक रिएक्टेंट के साथ, यानी I माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। I माइनस को लेना है यहाँ पे, क्योंकि इधर तो सल्फर की स्टेट पहले ही मैक्सिमम है, आयरन की स्टेट मैक्सिमम है, तो उसकी रिएक्शन नहीं होगी। Fe3+ I माइनस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आयरन 3+ को आयरन 2+ में कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में। एक प्लॉट मिल गया, ये रहा, ये मिल गया ना। Fe2+ जो है अब दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, यानी S2O8 2 नेगेटिव से। ये कैटलिस्ट हो गया रीजनरेट, और ये मिल गया सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन मिल गए, तो ये दोनों जनरेट हो गए, ये भी और ये। समझ आया कि नहीं? ये तो ये रट देना बिल्कुल, मैकेनिज्म लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये एनसीईआरटी जनरल का क्वेश्चन है। समझ आई बात कि नहीं? ये चेक करो, समझ आ गया कि नहीं? ये यस। तो ये यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तुम मेरे सामने खुद लिख दो, ताकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, ये सबका सही होना चाहिए। मान लो 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3 है, इसमें कैटलिस्ट तुमने यूज किया V2O5, इसमें कैटलिस्ट तुमने यूज किया V2O5। यहाँ पे अगर एक प्रोसेस और होता है, NO गैसेस यूज कर लिया मैंने, तो इस प्रोसेस का नाम हो जाता है लेड चैम्बर प्रोसेस। अब NO गैसियस कैसे रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, तुम खुद ट्राई करो एक बार मैकेनिज्म इसका, जल्दी से इसका मैकेनिज्म खुद ट्राई करो एक बार जल्दी से। हाँ ट्राई कर लिए। देखो एक बार, देखो आंसर। अब देखो NO गैसियस है, किसी एक रिएक्टेंट से बॉन्ड बनाएगा। मान लिया मैंने वो बॉन्ड बना रहा है O2 के साथ, NO + ½ O2 क्या बन गया, NO2। NO2 बॉन्ड बन गया यहाँ पे। अब NO2 जो है ये रिएक्ट करेगा दूसरे रिएक्टेंट के साथ, यानी SO2 के साथ, बन गया प्रोडक्ट SO3, और साथ में कैटलिस्ट क्या हो गया, रीजनरेट, NO गैसेस रीजनरेट हो गया। नहीं समझ आई बात? ये नहीं सोच पा रहे हो इसको क्या अभी? आर्यन यस सर, आ गई। लिख लिया था कि नहीं है मैकेनिज्म? यस सर, लिख लिया था। एक बार हैंड रेज करेंगे जिसने लिख लिया था मैकेनिज्म। आन्या, बॉबी, चेल्सी, कनिष्क, मानव। ये मयंक ने लिख लिया था, मानव ने, बॉबी ने, आर्यन ने, चेल्सी ने, और कोई? आन्या, कनिष्क, नयंत, नित्या। तनिष्क और युविका। मैकेनिज्म समझ आ गया कि नहीं? अब ये एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गया है। डाउट पूछना तो पूछ लो एक बार दोबारा। समझ आ गया सबको कि नहीं है? ये प्रोसेस का नाम था लेड चैम्बर प्रोसेस। मैंने जो 5 प्रोसेस बताए ना, जरूर कर लेना। हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग। लेड चैम्बर प्रोसेस, SO3 या H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग। डीकॉन्स प्रोसेस, क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग। और एक और कौन सा बताया था? कॉन्टैक्ट हो गया, हेबर्स हो गया। ऑस्वाल्ड प्रोसेस, ऑस्वाल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड। एक बॉस्क प्रोसेस भी होता है, बॉस्क प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन।
ये हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा हुआ तुमने, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन जो होती है ना वो पढ़ा हुआ तुमने, तो ये यहाँ तक कर लेना अभी। नेक्स्ट टाइम मेरे को याद दिला देना कलर्ड स्पीसीज स्टार्ट करना है, सही ना, कलर्ड स्पीसीज। आज बहुत सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं, अभी याद कर लेना जरूर, 1 घंटे मतलब इसी में लगा देना 1 घंटा, ताकि याद हो जाए, नहीं तो चैप्टर रह जाएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना हमेशा, सही ना। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके थैंक्स।